तो जो है आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो नया चैप्टर हमारा है उसका नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल। तो सबसे पहली चीज कि भाई साहब बायोमोलिक्यूल होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल की तो सबसे पहले क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट in the body of living organism, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। वैसे अगर आप देखोगे तो बायोमोलिक्यूल में शब्द भी अगर देखोगे तो क्या है? एक है बायो और दूसरा शब्द आपको क्या मिल रहा है? मॉलिक्यूल्स। तो बायो मीन्स होता क्या है? लिविंग, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई साहब? केमिकल्स। तो भैया जो भी केमिकल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलता है उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। अब देखिए ना हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हैं, इसका हम पहले एनालिसिस करेंगे। यानी सबसे पहला हमारा काम इस चैप्टर के अंदर क्या है? ये जानना कि हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल हैं कौन कौन से। जब जान जाएंगे तो एक एक करके उनके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। एक एक करके हमें उनके बारे में क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। अगर बच्चे मैं एनालिसिस करूं तो मेरे पास दो मेथड्स हैं एनालिसिस करने के। पहला मेथड जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एनालिसिस बोलते हैं, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं टिश्यू एनालिसिस। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में क्या मिलेगा? मेंशन क्या हुआ? टिश्यू एनालिसिस। और दूसरा जो मेरे पास होता है बच्चे उसे हम बोलते हैं एश एनालिसिस। एश एनालिसिस। और एक्चुअली में हम करते क्या है इसमें? इनऑर्गेनिक चीजों जैसे सोडियम पोटेशियम क्या क्या है तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी इसको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो आई थिंक यहां तक तो क्लियर होगा कि भाई लिविंग बॉडी के अंदर मिलने वाले जौन जौन से केमिकल हैं उनका एनालिसिस हम दो तरीकों से करेंगे। एक ऑर्गेनिक जिसमें हम क्या पता करेंगे कि भैया कौन कौन से ऑर्गेनिक चीजें हैं, और एक इनऑर्गेनिक जिसमें हम पता करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इनऑर्गेनिक चीजें हैं। तो सुना ध्यान से, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्या? ऑर्गेनिक एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? ऑर्गेनिक एनालिसिस। अगर मैं ऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करूं बच्चे तो ये बताओ मुझे कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या लेते हैं? किसी पर्सन से उसका लीवर ले सकते हैं। ठीक, किसी पर्सन का क्या करेंगे? लीवर। या फिर अच्छा लीवर क्यों ले रहे हैं? लीवर रीजनरेट हो जाता है। मतलब अगर लीवर किसी का कट करके थोड़ा निकाल भी लोगे तो क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? किसी प्लांट वगैरह की लीफ वगैरह या प्लांट का कोई टिश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का ही लीवर इस्तेमाल करो, तो आप प्लांट टिश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लांट टिश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीवर लेंगे या कोई प्लांट टिश्यू लेंगे तो आपको जो लेना है इसमें से आप ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको मिक्स करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। किसमें मिक्स करते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर मिक्स करेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक और सी रहेगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर मिक्स कर देंगे। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर मिक्स करने के बाद आपको याद है पुराने जमाने में हकीम जो हुआ करते थे ना, उनके पास ऐसे एक
बाउल टाइप का स्ट्रक्चर होती थी, कटोरा जो भी बोलते हैं हम, और एक पेस्टल होता था, ऐसे डंडी होती थी, इसमें नीचे ऐसे कुछ इस टाइप का हथौड़े टाइप का बना होता था, और उससे बढ़िया से पूछते थे चीजों को। इनको हम मोर्टल एंड पेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर्टल एंड पेस्टल बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये वाला जो हथौड़ा है ना, ये क्या है? पेस्टल है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मोर्टल। हमने क्या किया कि जो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ टिश्यू मिलाया था ना, उन सबको यहाँ डाल दिया। मतलब यहाँ क्या है? इसमें है टिश्यू प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, TCA लिख दिया मैंने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब हमने क्या किया है? हाँ हाँ, तो अब क्या किया हमने? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिलाया, उसको बढ़िया से क्या किया? ग्राइंड किया। जब बढ़िया से तो क्रश और ग्राइंड करेंगे तो मुझे मिल जाएगी एक सलरी। यानी हमने क्या किया? क्रश किया इसको, या फिर आप बोल दो बढ़िया से आपने क्या किया है? ग्राइंड किया है। जब क्रश एंड ग्राइंड करोगे तो आपको मिलेगी सलरी। ठीक, सलरी। तो जब आपको थिक सैलरी मिलेगी तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या? एक कंटेनर लेना है, इस कंटेनर के ऊपर एक कॉटन का क्लॉथ लगा देना है। क्या लगा देना है? कॉटन का क्लॉथ लगा देना है। आप चाहो कॉटन क्लॉथ लगा सकते हो, अदरवाइज चीज क्लॉथ बोलते हैं। जब सुबह सुबह देखा होगा मॉर्निंग में जो चीज वगैरह लेके सप्लाई करते हैं ना, वो एक क्लॉथ के अंदर रैप्ड होती है वो। हाँ वही, उसमें छोटे छोटे से होल होते हैं। तो मतलब बहुत हल्की हल्की सी माइन्यूट सी ओपनिंग होगी। चाहे आप कॉटन क्लॉथ ले लो या फिर चीज क्लॉथ ले लो, दोनों से काम चल जाएगा। तो ये हो सकता है क्या हो? कॉटन क्लॉथ हो, या फिर क्या हो? चीज क्लॉथ हो। अब मैंने क्या किया? ये जो थिक सैलरी थी इस मोर्टर एंड पेस्टल के अंदर, इस थिक सैलरी को मैंने यहां ड्रॉप कर दिया। थिक स्लरी। जब मैंने थिक सैलरी को ड्रॉप किया तो कुछ चीजें यहां ऐसे ऊपर ही रह जाएंगी, किसी क्लॉथ के ऊपर रह जाएंगी। ठीक, और कुछ चीजें मूव करके कहां चली जाएंगी? नीचे। तो कुछ चीजें मूव करके यहां नीचे आ गई हैं। तो जो चीजें इससे फिल्टर होकर के नीचे आ गई हैं उसे हम बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्यूबल पूल बोलते हैं। और जो चीजें बच्चे ऊपर ही रह गई हैं इसे बोलते हैं एसिड इन सॉल्यूबल पूल। अच्छा बताओ, नीचे वाली चीजें तो फिल्टर होके आ गई ना, तो जो चीजें फिल्टर हो गई हैं उन्हें हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उनको हम? फिल्ट्रेट। और जो चीजें फिल्टर नहीं हुई हैं, इनसॉल्युबल पूल में रह गई हैं, उनको हम बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं? रिटेंटेट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया? एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दो अलग अलग पूल बनाए, और फिर हमने इन दोनों का क्या किया? एनालिसिस किया। मतलब ये जो हमने सेपरेट किया है सबको, इन सबका हमने क्या किया? एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद हमें क्या मिला वो हम अगले पेज पे देखेंगे, बट पहले यहां तक नोट करो। किसी को कोई डाउट? हाँ काव्य, तुमको कोई दिक्कत? ओके ठीक, नोट करो इतना। सुनना, आगे चलते हैं। आपने देखा कि जब हमने थिक सैलरी लिया और इसको कॉटन की क्लॉथ पे डाला, तो भैया ये दो अलग अलग एरिया में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग टाइप में। एक तो हमें क्या मिला? एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल, जिसको आप क्या बोलते थे? फिल्ट्रेट के नाम से भी जानते हो। जबकि दूसरी तरफ जो हमें मिला वो मिला एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसे हम क्या बोलते हैं?
रिटेंटेट बोलते हैं। अब खुद सोचो, एसिड सोल्यूबल पूल हम ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने क्या किया था? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया है और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर जब मैंने मिक्स किया और उसके बाद मोर्टेल एंड पेस्टल से ग्राइंड करने के बाद जब फ़िल्टर किया, तो आपको पता है एसिड बिल्कुल वाटर की तरह होगा और वो किसी भी क्लॉथ से जिसमें छोटी-सी भी ओपनिंग होगी, वो उसके थ्रू आर-पार चला जाएगा। आप एक बार खुद सोचो, आपने वाटर में शुगर मिला रखी है और आपने वाटर के अंदर कुछ सैंड, रेत डाल दी है, कंकड़-पत्थर थोड़े छोटे-छोटे से। शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, तो वाटर अगर फ़िल्टर होके नीचे जाएगा, तो साथ-साथ में शुगर भी फ़िल्टर हो जाएगी। या आपने चाय पी होगी, चाय पत्ती क्या होती है? ऊपर रह जाती है, लेकिन उसी चाय के अंदर जो शुगर आपने डाली थी, वो कहाँ रह जाती है? चाय के अंदर मौजूद होती है, फ़िल्टर करने के बाद भी। तो मतलब जो चीज़ें डिसॉल्व हो गई थी एसिड में, वो कहाँ चली जाएँगी? नीचे की तरफ। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं। मतलब जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी मूव करके नीचे गए हैं, वो सब के सब क्या हैं? एसिड के अंदर सॉल्युबल थे। जबकि जो भी चीज़ें ऊपर रह गई हैं, वो सब क्या थी? एसिड के अंदर इनसॉल्युबल थे। अब एसिड सॉल्युबल पूल का या एसिड इनसॉल्युबल पूल का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें क्या-क्या मिला? पहली बात तो जब हमने एसिड सॉल्युबल पूल का एनालिसिस किया, तो हमें मिला कि इसमें क्या आ रहे हैं? मोनोसैकेराइड। क्या आ रहे हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब जैसे ग्लूकोज़ वगैरह हो गए, ये सब कहाँ मिल रहे हैं हमें? एसिड सॉल्युबल पूल में मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है? न्यूक्लियोटाइड। क्या मिल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बच्चे डीएनए का कंपोनेंट होते हैं, तो वो भी कहाँ मिले मुझे? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिले। इसके अलावा हमें क्या मिले? अमीनो एसिड्स मिले, जिनसे प्रोटीन बना होता है, ये भी कहाँ मिले? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिले। ठीक, इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें, तो मोनोसैकेराइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गए और अमीनो एसिड्स हो गए और इसके अलावा हमें कुछ न्यूक्लियोसाइड भी मिले। क्या मिले? न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे ये न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बनते हैं। जब आप डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, तो आपको बताऊँगा कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं। तो बेसिकली जो मेरा मेन कंपोनेंट था एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, वो ये था मोनोसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और क्या? अमीनो एसिड। क्योंकि इनका साइज़ छोटा था, इसलिए इनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से। वेयर एज़ जब हम जाते हैं कहाँ पर? रिटनटेट पे। तो रिटनटेट में मुझे क्या-क्या मिलता है? सबसे पहले तो आपको मिलेंगे पॉलीसैकेराइड। क्या मिलेंगे? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब आपको कहाँ दिखेंगे? यहाँ दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो न्यूक्लिक एसिड हो गया यानी डीएनए, आरएनए हो गए। क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए हो गया। इसके अलावा क्या हो गए? प्रोटीन वगैरह हो गए। ये सब कहाँ मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो डाइसैकेराइड वगैरह थे, क्या थे? डाइसैकेराइड, ये भी कहाँ मिले? यहाँ। अगर हम बात करें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा मैंने लिखा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है? इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो अब आगे चले अगर हम, तो सुना ध्यान से, हमें थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में, मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है? जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, इनको पता है हमने कलेक्टिवली 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ना? ये क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स।
और दूसरा क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम किसको बोलेंगे माइक्रो? ऐसे मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट अप टू 800 डाल्टन हो। कितना हो? 800 800 डाल्टन हो। उन सबको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और वैसे जैसे आपने देखा ही है कि माइक्रो मॉलिक्यूल मिल कहाँ रहे थे? प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल, जो भी आप बोल दो। किसमें मिलते हैं? फिल्ट्रेट में मिलते हैं। अब जितनी भी चीजें फिल्ट्रेट में मिल रही थी वो जनरली क्या होती हैं? सेल के अंदर का साइटोसोलिक पार्ट होती है। अब सर ये साइटोसोलिक पार्ट क्या होता है? अगर आप एक कोई सेल लो और उस सेल के सारे सेल ऑर्गेनेलिज को निकाल दो, तो जो बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं? साइटोसोलिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? साइटोसोलिक पार्ट बोलते हैं। तो मतलब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सा कंपोनेंट है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं वो हैं। सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो केमिकल्स हैं क्या हैं? वो हैं। लेकिन जो सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर केमिकल्स हैं वो सारे केमिकल्स कहाँ मिलते हैं मुझे? माइक्रो के अंदर। तो मतलब ये कौन सा पार्ट है? साइटोसोलिक पार्ट ऑफ द सेल। साइटोसोलिक पार्ट ऑफ। एग्जाम्पल के लिए क्या ही लिखवाऊं? एक आध लिख दे रहा हूँ चलो। जैसे न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, ठीक, ये सब कहाँ आते हैं? इधर। अगर हम बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मोर देन 10,000 डाल्टन। मोर देन 10K डाल्टन। यानी 10,000 डाल्टन से भी क्या होगा? ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ मिलेंगे? प्रेजेंट इन रिटेंटेट। और ये कैसे होते हैं? ऑर्गेनलर पार्ट, यानी सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर आप बात कर लोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा? पॉलीसेकेराइड वगैरह आ जाएंगे। पॉलीसेकेराइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, नोट डाउन करोगे तो। तो भाई साहब आगे चल रहे हैं हम। एस एनालिसिस, अगला टॉपिक क्या है हमारा? एस एनालिसिस। अगर हम एस एनालिसिस की बात करें तो यहाँ में कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम। देखो ध्यान से, लीफ लेना है या फिर लीवर ले लो, या फिर आपका दिल करे तो हार्ट ले सकते हो। दिल करे तो क्या ले लेना? हार्ट का इस्तेमाल कर लेना। आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा काम, इसको सुखाना है धूप में, ड्राई करना है इसको। ठीक है ना? इसको धूप में डाल के सुखाना है। धूप में डाल के सुखाने से क्या होगा? जितना वाटर होगा वो सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा भैया इसका ड्राई वेट। क्या मिल जाएगा इसका हमें? ड्राई वेट, यानी जो भी आपने लिया होगा उसका ड्राई वेट मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको किसी से सख्त नफरत है तो दिल इस्तेमाल कर सकते हो और इसको बर्न करना है, जलाना है। जलाने के बाद राख बचेगी, ऐश। जो ऐश बचेगा, अच्छा बर्न करने से क्या होगा? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएंगे? खत्म। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो सारे के सारे ऐश के अंदर, जो राख बचेगी उसके अंदर मिलेंगे। तो आपको क्या क्या मिलेगा? ऐश। जो ऐश है इसका क्या करना है भाई साहब? आपको एनालिसिस। और जब इस ऐश का एनालिसिस आप कर लोगे तो करने के बाद आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि सर इस ऐश के अंदर क्या था? Mg2+ आयन था सर।
अंदर क्या था सर? सोडियम आयन था सर। इस एस के अंदर क्या मिला? कैल्शियम आयन मिला। इस एस के अंदर क्या मिला? सोडियम तो लीजिए ना। पोटेशियम आयन मिला सर। इस एस के अंदर क्या मिला? SO4 2 माइनस मिला। इस एस के अंदर क्या मिला? PO4 3 माइनस मिला। तो ये सारी चीजें आपको एस के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इससे क्या पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें सारी हैं। अरे सुनना, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इतना करने के बाद एलिमेंटल एनालिसिस भी किया। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? हमने एलिमेंट्स एक-एक करके चेक किए सारे, कि हमारी बॉडी में कौन से एलिमेंट हैं। और साथ में एलिमेंटल एनालिसिस किसका किया हमने? अर्थ का। अर्थ का और इंसानों का जब दोनों का एलिमेंटल एनालिसिस कर लिया, तो हमको कुछ बातें पता चली और वो बातें हम एनसीईआरटी के एक टेबल में देखेंगे। इसको नोट डाउन करो, उसका टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। क्या बोल रहे थे तुम? तो अब सुना ध्यान से, हमने क्या किया, एलिमेंटल एनालिसिस अपनी बॉडी का किया, अर्थ का किया। और करने के बाद ये 9.1 जो टेबल है, इसमें कंपैरिजन लिखा हुआ है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन हमारे शरीर में भी है, अर्थ में भी है। कार्बन हमारे शरीर में मिलता है, अर्थ में मिलता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर है, अर्थ में भी है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ, तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन यानी जो एलिमेंट्स मुझे अर्थ में दिखाई दिए, वही सारे एलिमेंट मुझे कहाँ मिल रहे थे? अपनी बॉडी में। आपने कभी सुना है कि इंसान मिट्टी का बना होता है? ठीक, तो वो बातें यहाँ सही हो रही हैं। अगर हम देखें, हाइड्रोजन जब हमने देखा अर्थ के अंदर कितना है, तो 0.14% अर्थ के अंदर था और हमारी बॉडी में कितना था? 0.5% था। कार्बन अर्थ के अंदर 0.03% और हमारी बॉडी के अंदर 18.5% था। ऑक्सीजन अर्थ के अंदर 46.6%, हमारी बॉडी के अंदर कितना था? 65% था। नाइट्रोजन वेरी लिटिल अमाउंट में मिला अर्थ के अंदर और 3.3% हमारी बॉडी में मिला। सल्फर 0.03% अर्थ में और ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.3%। सोडियम इस तरीके से 2.8 एंड 0.2। कैल्शियम मिला 3.6% एंड हमारी बॉडी में 1.5। मैग्नीशियम 2.1 और ये 0.1 और सिलिकॉन 27.7 और हमारी बॉडी में क्या मिला? नेग्लिजिबल अमाउंट। क्या ये सारा परसेंटेज हमको याद करना है? नहीं करना। पहली बात तो इसमें क्या-क्या याद रखना है कि सबसे कौन-कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में ज़्यादा मिल रही है। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूँ, तो आपको याद रखना है कार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। इतना ही बस, कार्बन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। अगर आप जाओगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्या? अर्थ। इसके बाद आ जाओगे सिलिकॉन पे, कि सिलिकॉन जो है हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। व्हेयरएज़ जो है अगर हम नाइट्रोजन की भी बात करें, तो नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में क्या होता है ज़्यादा। यानी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक सिलिकॉन, बस इनके बारे में याद रखना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? एस एनालिसिस। और मैंने बताया एस एनालिसिस के बाद हमें क्या पता चला? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जैसे आयन्स हो गए उनके बारे में। तो अगर हम बात करें, तो हमें सोडियम आयन मिला, वो तो मैंने वहीं लिखवा दिया था। पोटेशियम मिला, कैल्शियम मिला, जो है Mg2+ मिला। वाटर मिले, वाटर तो क्या किया हमने? इवेपोरेट कर दिया था, बट हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? वाटर भी होता है। NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सारे क्या मिले? जो है इनऑर्गेनिक चीज़ें मिली हमारे शरीर के अंदर। आफ्टर एनालिसिस ये सब कुछ हमें पता चला। ठीक है ना? तो ये दोनों टेबल आप लोगों को बनानी है। ठीक, ये चाहे पहली वाली टेबल 9.1 आप लिख ही लेना, 9.1 एक बार देख लेना है। सिर्फ आप अगर लिखना चाह रहे हो, टेबल अगर नहीं बनाने का मन है, तो लिख लेना कार्बन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। इन ह्यूमन कार्बन प्रेजेंट मोर देन अर्थ। उसके बाद फिर यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे लिख लो ना। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये क्या है? ज़्यादा है किसमें? ह्यूमन बॉडी के अंदर। किससे कंपेयर में? ऐसे यानी ह्यूमन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। और अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन जो है ह्यूमन में बहुत-बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू क्या? बस ये बातें लिख लो। और ये हाँ, 9.2 टेबल लिखनी है। ठीक, इस चैप्टर में आपको जितनी भी टेबल मिलेंगी ना, वो सारी टेबल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है सारी। सिर्फ आप अर्थ और ह्यूमन का जहाँ कंपैरिजन हो रखा है, उस टेबल को छोड़ सकते हो। अगर हम टेबल नंबर 9.4 की बात करें, तो आपको पता है हमने देखा था कि हमारी बॉडी में वाटर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन मिलता है, लिपिड मिलता है, न्यूक्लिक एसिड मिलता है, आयंस मिलते हैं। कितना परसेंट में मिलते हैं? क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान देना। अगर वाटर की बात करूं 70 से लेके 90% मिल रहा है, तो मतलब क्वेश्चन क्या, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन ह्यूमन, तो कौन सा केमिकल बोलोगे सर? वाटर। सही बात है। लीस्ट अबंडेंट बताओ, लीस्ट अबंडेंट केमिकल, तो ये कितना है? ये आयंस है। लेकिन सुन ना, अगर मैं यही क्वेश्चन अपना बदल दूं और मैं पूछूं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक केमिकल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक केमिकल, अब देखना अगर टेबल को, तो पहले नंबर पे मोस्ट अबंडेंट कौन था? वाटर। दूसरे नंबर पे कौन है? 10 से 15% प्रोटीन है, और प्रोटीन तो ऑर्गेनिक होता है ना भाई। तो अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटीन। बनाना है टेबल भी बनाना है। अब सुनो ध्यान से इधर, ऑर्डर भी पूछते हैं, कौन ज्यादा, मतलब दो तीन, ज्यादा नहीं जाते कि पूरा ऑर्डर बता दो, सिर्फ दो तीन तक, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो अगर आपसे सिर्फ केमिकल का ऑर्डर पूछ ले, किसका पूछ ले? केमिकल का। आपको नहीं बताया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो आपको सीधे से बताना सर पहले नंबर पे कौन आता है? वाटर। उसका कौन आता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट आते हैं। क्लियर बात इतना। अब अगर आपसे पूछ ले ऑर्गेनिक केमिकल, कौन से केमिकल? ऑर्गेनिक केमिकल का ऑर्डर, तो वाटर छोड़ देंगे, सबसे अबंडेंट कौन हो जाएगा? प्रोटीन। फिर कौन हो जाएगा? कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट आ गए, और फिर कौन आ जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या आ जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। वैसे अगर लॉजिक भी लगाओगे थोड़ा बहुत तो समझ जाओगे। आपको पता है हमारी बॉडी मेनली किसकी बनी हुई है? मसल्स की बनी हुई है। हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है मेनली? महाराज क्लास चल रही है अभी, अभी बंद रखो। मैं क्या कह रहा था, हमारी बॉडी मेनली किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। ये पूरी मसल्स किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी हुई। ऑब्वियसली अगर वाटर छोड़ दूं तो क्या है हमारे पास? प्रोटीन ही है। प्रोटीन के बाद एनर्जी के लिए पूरा दिन भर हम किसके लिए परेशान रहते हैं? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। तो ये सेकंड मोस्ट रिक्वायरमेंट वाली चीज क्या है? वही है। और भैया हर एक सेल के अंदर डीएनए आरएनए है, वही तो न्यूक्लिक एसिड है, तो मतलब अगले नंबर पे क्या आ जाएगा? डीएनए आरएनए जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगा के। और अगर आप चाहो कि केमिकल ही पूछ लिया है, तो भैया वाटर से ज्यादा कुछ नहीं है, लगभग 90% के आसपास क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? वाटर। हर एक सेल के अंदर लगभग 92% वाटर होता है। तो मतलब जब सेल के अंदर है, बॉडी के अंदर, हर जगह है, तो वाटर तो क्या हो जाएगा? मोस्ट अबंडेंट ही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक जो हमने बातें की हैं आज की क्लास में, वो यही की है कि हमारे पास कौन-कौन से केमिकल्स मिलते हैं, उनकी अबंडेंस क्या है, और हमारी बॉडी और अर्थ के साथ क्या कंपैरिजन है, और एस एनालिसिस और ऑर्गेनिक एनालिसिस क्या होता है। ठीक है ना? तो आज की क्लास बस यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों के ना 2 घंटे हो गए क्लास लेते हुए, अभी 1 घंटे और है क्लास। तो बस आज यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी आज कौन-सा दिन है? आज मंडे नहीं, आज वेडनेसडे यानी फ्राइडे को अगली क्लास 6 बजे होगी। ठीक है ना?